स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में सबसे पहले चेक नए रिजल्ट हैं और फिर हम आगे जो कंटिन्यूटी की बात करेंगे। सबसे पहले कि कंटिन्यूटी कैसे है, किस तरह से हम इसको डील करेंगे। तो जैसे अगर फर्स्ट थ्योरम की बात करें तो इसमें आपके आपको दिया है कि n जो है वो स्पेस है और फंक्शन है f इज मैपिंग फ्रॉम n टू r। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो सिंगल है, टुपल्स नहीं है, n क्रॉस n नहीं है, सिंपल n है। और दिस सच दैट f of x is equal to norm of x is continuous। कॉन्टिन्यूस प्रूव करने का तरीका आपको होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना है। प्लीज हमने चेक करना की एक्स नॉट के ऊपर हमने अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें ये शो करना रियल नल्स और साथ में हम ये देखते हैं कि x माइनस एक्स नॉट डेल्टा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे आपका डोमेन है वो एक वेक्टर स्पेस है और साथ में नॉन लीनियर स्पेस है। नॉन लीनियर स्पेस का मतलब ये नॉर्म की चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट ले लिया, लेट x बिलोंग्स टू n एंड इस सीक्वेंस ले लिया, लेट xn be a sequence in n such that xn converts to x as n into infinity। It means that अगर नॉर्मल इन स्पेस में कोई एलिमेंट है तो वहाँ पे एक सीक्वेंस टूर एग्जिस्ट करेगी और वो सीक्वेंस जो है उस एलिमेंट को कन्वर्ट करेगी। ठीक, तो अगर हमने कंटिन्यू शो करना है तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि f ऑफ एक्स एन जो है वो f ऑफ x को कन्वर्ज कर रहा है तो इट मीन दैट फंक्शन जो है वो continuous है। ठीक, so we shall prove that f is a continuous, that is f of xn equals to f of x and n into infinity। तो सबसे पहले हमने एक मॉड लेके चले f of xn minus f of x। तो अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वो यहाँ पे मॉड क्यों लिया, नॉर्म क्यों नहीं लिया। ठीक है, वाई वी नीड टू थिंक। देखो f का जो रेंज है वो क्या है, आर रियल नंबर है। तो रियल नंबर में नॉर्म नहीं लगेगा कि रियल नंबर एक फील्ड है, फील्ड में तो स्केलर होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक, विच मीन दैट जो ये f ऑफ x n है दैट विल बी ए रियल नंबर, रियल और ये भी रियल होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने सिंपल मॉड यूज। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी डिफाइनिंग क्या दी होगी, f ऑफ x होता है नॉर्म ऑफ दिस, ये नॉर्म ऑफ एक्सन और यह हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक, उसके बाद दिस क्वांटिटी नॉर्म ऑफ एक्स mod of norm of x and minus norm of x is less than norm of x and minus। ये हमने लास्ट लेक्चर में दिया था कि norm of x minus norm of y mod जो है less than norm of x minus this।
तो ये इसके बराबर आ गया, और तो पहले ही पता है कि x को इन्वर्स कर लो तो 0x तो cos f of x and you have of x को कन्वर्स कर, ठीक। और इसको अगर हमने इस नोटेशन में नहीं लिखना हो तो हम इसको लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे xn, यहाँ पे x लेस देन एप्सिलॉन टाइप लिख सकते हो। तो ये कंटिन्यूटी से होगा, इस तरह से शो हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि नॉर्म जो नॉर्म होता है इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, नॉर्मली फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब एडजॉइंटली कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? एडजॉइंटली मतलब पेयर वाइज तक आपका जो इसमें एक के साथ दो या तीन टुपल्स में भी हम फंक्शन को डील कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 मीट्रिक स्पीसीज लेंगे हमने एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया 2 टुपल्स। तो डोमेन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक्स और वाई का, एंड रेंज जो है वो जेड। Is said to be adjointly continuous if only f of xn minus yn कन्वर्स करेगा f of x नॉट y नॉट। तो यहाँ पे जो xn होगी वो सीक्वेंस होगी x के अंदर, x मैट्रिक्स स्पेस की, yn है वो y के अंदर। तो ये तभी कन्वर्स f of xn yn f of x नॉट y नॉट तभी कन्वर्स करेगी whenever xn जो है वो x नॉट को कन्वर्स करे और yn जो है वो y नॉट को कन्वर्स करे। क्लियर? सो दिस इज, यू कैन से इट इज जॉइंटली कंटिन्यूअस। दोनों का कन्वर्स करना जरूरी है। मतलब फर्स्ट ट्यूपल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट को करना चाहिए, और सेकंड जो है वो सेकंड को कन्वर्स करना, तभी जाके f of xn, yn कन्वर्स करेगा f of x नॉट, y नॉट। तो ये छोटा सा एक और रिजल्ट है। जैसे देखिए n इज ए नॉन लीनियर स्पेस है, और f जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये रियल नंबर, f इज ए फील्ड। देन टू दैट f मैपिंग फ्रॉम n cross n to n defined by f of x, y is equal to x plus y, एंड एक और डिफाइन कर लिया g इज मैपिंग फ्रॉम f क्रॉस n। अब देखो इसमें ये फील्ड है और यहाँ पे ये नॉन लीनियर स्पेस है, टू n डिफाइंड बाय दिस g ऑफ अल्फा कॉमा x। अल्फा आपका स्केलर होगा, x आपका वेक्टर होगा, इज इक्वल टू अल्फा x आर द ज्वाइंटली कंटिन्यूअस। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो डेफिनेटली ज्वाइंटली आपको पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीरीज हम इसमें लेंगे, सीक्वेंस लेंगे, और एक सीक्वेंस इसमें लेंगे। लेट xn1 yn with the sequence in n, and let alpha n with the sequence in capital F। सीक्वेंस ले लिया और साथ में ये मान लें कि कन्वर्स भी कर रही है ये xn x को, yn y को, और zn अल्फा n अल्फा को कन्वर्स कर। तो ज्वाइंटली कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो सिंपली, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि यहाँ पे नॉर्म की, ठीक है। अब आप देख लो f का डोमेन क्या है, f का को डोमेन क्या है, ये देखो n है, और n क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। इसका मतलब इसकी जो इमेज होगी वो फिर वेक्टर ही रहेगी। इसका मतलब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, तो वेक्टर्स के ऊपर नॉर्म लगेगा। नाउ अब इनकी डिफाइनिंग लगा दी हमने, तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइज कर लिया, ये कर लिया, फिर आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और ये तो पहले ही x एंड x को कन्वर्ट कर रहा है, तो नॉर्म ऑफ x माइनस n x जो होगा 0 को टेक करेगा, और ये भी y n माइनस y भी 0 को टेक करेगा। ठीक, सो सिंपल प्रूफ, दैट्स व्हाई f of xn y n f of x को कन्वर्ट करेगा, यू कैन सी इज ज्वाइंटली कंटिन्यूअस। अब g की बात करें तो g में g का भी अगर मैपिंग देखें तो इट इज f क्रॉस n टू n।
इसका भी जो रेंज है या डोमेन है दैट इज नॉन लीनियर स्पेस, तो ऑब्वियसली वेक्टर्स ट्रीट होंगे, क्योंकि कंफ्यूजन आपको एग्जाम में यही रहेगी कि कहाँ नॉर्म लगना है, कहाँ नॉट लगना है। So, जब भी नॉर्म लीनियर स्पेस होगा उसका जो एलिमेंट होगा उस पर नॉर्म यूज करेंगे। तो ये चीज आ गई, फिर हमने इसकी डिफाइनिंग लगा दी, डिफाइनिंग को डिफाइन करी है, और इसमें हम क्या किया, अल्फा एन एक्स ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट में पड़ेगा। अब हमने थोड़ा सा टर्म्स को साथ में रिकॉग्नाइज भी कर दिया। This is norm of x plus y, that is less than equal to norm of x plus norm of y. इन दोनों से अल्फा n कॉमन आ गया और इससे x कॉमन आ गया, ठीक। अल्फा n तो आपका स्केलर है, ये नॉन लीनियर की डेफिनेशन लग जाएगी, नॉर अल्फा इनटू x। सो दैट्स वाई यहाँ पे 30% लिखा जाएगा, और यहाँ पे ये आपके पास स्केलर होगा तो मॉड लगेगा, तो इस केस में जो एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ट कर रहा है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस वाली जीरो प्रिंट करेगा, और यहाँ पे जो सीक्वेंस अल्फा एन है वो अल्फा को प्रिंट करता है, तो दैट्स व्हाई मॉड ऑफ अल्फा एन माइनस ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जीरो को प्रिंट करेगा एज टू, सो दैट्स व्हाई g of alpha n comma xn tend to g of alpha comma x. So it means that it is jointly continuous. तो इस तरह से हम चीजों को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और अच्छा रिजल्ट है, देखिए कि आपने प्रूव करना है कि रियल लीनियर स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस आर द Banach spaces under the norm of x is equal to mod of x. It means that आपने Banach प्रूव करना है, जहां पे नॉर्म था वहां पे आपके पास मॉड आ गया। सबसे पहले तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि R और C नॉन लीनियर स्पेस है, फिर उसको कंप्लीट प्रूव करना पड़ेगा, कंप्लीट कर देंगे तो Banach हो जाएगा। और आई थिंक कंप्लीट प्रूव करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि रियल एनालिसिस में, रियल नंबर्स में जो भी सीक्वेंस बनेगी अगर वो कॉची होगी तो वो कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट होगी तो वो कॉची होगी, तो ऑब्वियस है कि वो कंप्लीट तो हो ही जाएगा। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि वो नॉर्म लीनियर स्पेस में है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एज इट इज प्रूव होगी। सेकंड भी मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो नॉर्म यहाँ पे हमें मॉड के बराबर दिया है, बोथ बी ट्रू। थर्ड, so norm of x plus y is equal to mod of x plus y, and that is less than equal to mod of x plus mod of y. mod of x जो है वो norm of x के बराबर दिया है, mod of y के बराबर होगा। So this is the third, and the fourth one is norm of alpha x, that is mod of alpha x। तो यहाँ पे लगभग कर किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो भी क्या है, रियल नंबर ही है, ये तो स्केलर ही है, ठीक है, क्योंकि x जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, या तो वो रियल नंबर होगा या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दैट्स वाई उल्टा करेगा, और नॉर्म ऑफ एक्स को मोड ऑफ एक्स को नॉर्म ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सो इट मीन दैट चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब R और C इज अ नॉन लीनियर स्पेस।
और आर को या सी को हमने कंप्लीट प्रूव करना है तो उसके लिए सिंपल, यू नो एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, सो हेंस आर इज कंप्लीट, सो आर इज ब्लॉक स्पेस। अब देखिए ये एक आपके पास लेमा है, इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। देखो कि हमारे पास दो नंबर है पी और क्यू, और वन से बड़े हैं, वन, और दोनों का ये रिलेशन 1/p + 1/q। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इस तरह से नंबर लिया जाएगा, सम जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद दो नंबर a greater than 0 and b greater than 0, then this is the result. Product of a into b is less than equal to a raised to power p whole upon p plus b raised to power q whole upon q. So this is very interesting result. और अगर ये दोनों का यहाँ पे लेस देन इक्वल टू तभी होगा जब ए और बी, ए रेस्ट टू पी इक्वल टू बी रेस्ट टू क्यू। ठीक, तो इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अगर देखें तो यह देखें, पी की वैल्यू 2 ले ली, क्यू की वैल्यू 2 ले ली, क्योंकि 1/2 1/2 + 1 1 बन जाएगा। अब ए और बी हम यहाँ पे इक्वली लेते हैं तो डेफिनेटली इक्वल आना चाहिए। ए इंटू बी हो गया आपका 4, ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू भी 2 ली, 4 बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, a रेस्ट टू p ओवर p प्लस b रेस्ट टू q ओवर q। सो p की वैल्यू, q की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू हमने 2 टू लिए सभी। सो ओवरऑल दैट इज 2 + 2 4। तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, सो दैट्स व्हाई दे विल बी इक्वल। अब थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं, a और b को हम डिफरेंट कर देते हैं। p q हमने 2 2 रखा, a की वैल्यू 1 रख दी और b की वैल्यू 2 रख दी, तो आपको सब लेस देन आना। तो a इंटू बी 1 इंटू 2 2 आएगा, और इस एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करें a की वैल्यू 1 है, 1/2/2 प्लस 2/2 ओवर 2, 1/2 + 2 that is 2.5. So the obvious that 2 is less than 2.5. So a b is less than a raised to p over p less is less than a into b is less than a raised to p over p plus b raised to q over q. So this is the very interesting result. अब ये कुछ एक जो रिजल्ट्स हैं उनमें बड़े ज़्यादा यूज होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है स्टेट एंड प्रूफ होल्डर्स इनइक्वालिटी, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट है कि हमने एक एलिमेंट ले लिया, देखो x, और x है n टुपल, और एक दूसरा लिया y, वो भी n टुपल का है, ऑफ स्केलर्स। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, स्केलर्स है। तो ऑब्वियस है x आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया, क्योंकि वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके फील्ड से ही आते हैं। तो दो आगे, और फिर हमने नॉर्म डिफाइन, तो नॉर्म ऑफ x, और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में स्मॉल p यूज करा, दैट इक्वल टू समेशन वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्योंकि टुपल्स 1 to n तक जा रहा है, n टुपल है ये, और मॉड ऑफ x आई रेज़्ड टू p होल पावर 1 over p। तो इट मीन दैट जो आपके पास नॉर्म ऑफ p बना, that will be x1 raised to power p plus x2 raised to power p plus so and so xn mod raised to power p का होल पावर 1/p।
और इसको अगर हम दोनों तरफ p से अगर दोनों तरफ पावर रेज कर दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होल पावर p इज इक्वल टू समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi। जो पावर यहाँ थी 1 थी दोनों तरफ कर दी, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। p आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। देन तो ये तो होगी नॉर्म डिफाइनिंग की बात। तब ये बोलता है कि समेशन I varies from 1 to n mod of xi comma yi is less than equal to norm of xp and norm of yq। अब यहाँ पे q यहाँ पे रूल में आ गया, q कहाँ से आया, वेयर 1 upon p plus 1 over q is equal to 1, और p का वैल्यू जो है वो 1 और इन्फिनिटी से कम होगा, फाइनाइट होगा। ये आपके पास q का वैल्यू भी 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा, और 1 भी हो सकता है। तो ये रियल नंबर होगा कि इसको डिफाइन सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को पी और क्यू का। तो इसमें अगर हम प्रूफ की बात करें तो अगर अगर ये आपको समझ आ गया होगा इसका क्या मतलब, इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। तो समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n xi yi is less than equal to norm xp norm by p by q। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास x1 y1 प्लस y2 x2 y2 प्लस सो इस तरह से इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। तो इस तरह से ये रिजल्ट है। देखिए कैसे प्रूव होता है। सबसे पहले हमने केस मान लिया कि x और y दोनों जीरो है, देन नथिंग टू प्रूव, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट होल्ड किया है। ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। दोनों में से एक भी जीरो होगा तब भी जीरो होल्ड कर जाएगा। तो हम ये ले लेते हैं कि इधर दोनों में से एक होगा तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा, और दोनों हो जाएंगे तब भी होल्ड करेगा। अब मान लेते हैं कि दोनों नॉन जीरो, तो दोनों नॉन जीरो है, तो हमने यहाँ पे ए आई और बी आई, A1 A2 so on so an और B1 B2 up to n हमने इस तरह से सिलेक्ट करें। और अगर पॉजिटिव नंबर के लिए ये तो हमने डिस्कस किया है कि AI इंटू बी आई इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू AI रेस्ट पावर P ओवर T प्लस BI रेस्ट पावर P ओवर Q। अब यहाँ पे हम इसको इस रिजल्ट को एक्सप्लॉइट करेंगे टू प्रूव द थ्योरम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, AI की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो हमने क्या किया, AI जो लिया वो XI का नॉर्म। अब XI जो होगा वो या तो X1 होगा या X2 होगा। तो ऑब्वियस है ये तो क्या है, स्केलर है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है वो स्केलर है। X1 X2 जो मर्जी ये दे आर स्केलर। तो यहाँ पे ऑब्वियस है क्या लगेगा, मॉड लगेगा। और डिवाइड किससे कर दिया, नॉर्म, पूरे वेक्टर का नॉर्म। ठीक है, ऑब्वियस है ये पॉजिटिव हो गया ओवरऑल। नॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा। ओवरऑल नॉर्म जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। सो इट मीन दैट अब जीरो होने की पॉसिबिलिटी बनती नहीं, क्योंकि जीरो होने के लिए हमने पहले इसको नेगलेक्ट कर दिया कि एक्स भी जीरो नहीं होगा, वाई भी जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो हो भी सकता। तो ये इस कंडीशन को सेट करेगा। सेम लाइन पे बी आई को हमने मान लिया मॉड ऑफ वाई आई ओवर नॉर्म ऑफ वाई क्यू। उसके बाद हमने ये दोनों रिजल्ट उठा के हमने इस इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दिए। सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, जस्ट पुट किया है। पुट करने से क्या हुआ कि 1 ओवर पी तो एज इट इज रहा, लेकिन यहाँ पे पावर पी थी तो पावर दोनों मिल गई। यहाँ पे भी पावर लग गई और यहाँ पे भी पावर लग गई। ठीक, उसके बाद हमने सम ऑफ कर दिया, समेशन लिख दिया। समेशन लगा तो समेशन वही लगेगा जहाँ पे आई होगा। डेफिनेटली यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे सो नाउ अगर हम इस डिफाइनिंग को देखें, सो दिस इज नथिंग व्हाट इट इज। ये चीज हमारे पास ये बन गई दिस वन।
and this is nothing but it is a norm of x p का पावर 3। ये तो सबस्क्रिप्ट है, पावर ये है p, तो यहाँ पे हम इसको ये चीज लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज बोल्ड करी, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच्चा 1/p प्लस वही 1 के बराबर है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन था, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना। तो यू सी वेरी सिंपल, तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पे जिस इस रिजल्ट को ही एक्सप्लॉइट करना है, ये स्टेप है मेन यहाँ पे, इसको ध्यान से अगर कर लेंगे तो आगे आपका इजीली होगा। उसी तरह से अब नेक्स्ट आपके है स्टेट एंड प्रूफ मिन कॉस्ट की इनइक्वालिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। तो इसमें होल्डर और इसमें फर्क क्या है, होल्डर में प्रोडक्ट में थे ये दोनों चीजें, और यहाँ पे क्या है एडिशन में। बाकी स्टेटमेंट ठीक है, ऊपर ले लिया हमने, तो एंटिटी वाले तो वेक्टर ले लिए और उनका नॉर्म डिफाइन कर दिया, नॉर्म वैसे ही जैसे पहले डिफाइन किया। तो फर्क यहाँ पे है कि यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे था आपके पास प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है एडिशन। यहाँ पे आपके पास आ गया समेशन वेरीज फ्रॉम 1 to n mod of xi plus pi is to p 4 power 1 over p is less than equal to summation mod of xi plus to p is for 1 over p plus summation yi mod by p 4 power q 4 power 1 over q। नहीं, यहाँ पे p से किया दोनों, no need to use it q here। दोनों रिजल्ट यहाँ मिन कॉस्ट की में p से q की जरूरत नहीं है, यू कैन से p और q बराबर देखिए। तो यहाँ पे p का केस हमने पहले 1 के लिए ट्राई करा कि जब p 1 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। सो ये डिफाइनिंग आ गई, डिफाइनिंग तो आपकी सेम है, यहाँ पे x है तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी एक्स आई आएगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे x प्लस वाई है तो यहाँ पे एक्स आई वाई आएगा। और ये स्केलर है, स्केलर पे तो आपकी मॉड की एक्सप्रेशन लग जाएगा, तो a प्लस बी होल इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस बी, ठीक। और द्वारा री डिफाइनिंग यूज कर दी हमने, ये आपके बस 1 के लिए फोल्ड कर दिया। उसी तरह से अगर p की वैल्यू हमने 1 से बड़ी ली तो देखो अब यहाँ पे ये p ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो q की वैल्यू होगी 1 over q इक्वल टू 1 माइनस 1 over p where q is greater than equal to 1। तो यहाँ पे p यूज नहीं किया था हमने p की बात करी थी, तो लेट्स सी वर्क। तो सबसे पहले हमने अब ये पावर हमने पूरे पे ना लगाने की बजाय ऐसे था पावर 1 over p, तो हमने यहाँ पे यूज कर दिया, तो यहाँ से पावर हट गया, सेम डिफाइनिंग। अब यहाँ पे 1 डिग्री अलग कर लिया, p पावर था p -1 और यहाँ पे पावर 1। अब इस पे हम मॉड ऑफ a प्लस b लगा देंगे, तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज। तो नाउ यहाँ पे देखो पावर p लगाया और 1 over p बाहर लगाया, देखो फर्क नहीं पड़ा ओवरऑल। यहाँ पे p मल्टीप्लाई किया और बाहर 1 over p कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और इस एक्सप्रेशन में q से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर 1 over q लगा दिया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ओवरऑल। इसमें ये रिजल्ट। अब सेकंड स्टेप इसकी बात करें तो इसमें भी ऐसे करा p और 1 over p, और इसमें q से मल्टीप्लाई किया 1 over q पावर कर दिया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, q हमने इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि हमें होल्डर इनइक्वालिटी यूज करनी है, ठीक है। तो ये वाला तो हमारे पास एक्सप्रेशन डायरेक्ट तो डिफाइनिंग ही आ गई, और ये वाला रिजल्ट भी आपका डिफाइनिंग से आ गया, ये वाला रिजल्ट आपका एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक। हाँ, इसमें हमने इसको सॉल्व कर लिया कि ये क्या बनेगा q इंटू p -1, तो यहाँ देखो
1/q जो है 1 - p के बराबर है। 1/q किसके बराबर होगा, एलसीएम लेके p - 1। तो यहाँ से हमने अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो p इधर आ गया, q इधर आ गया, तो p - 1 × q जो आ गया वो p के, ये हमने थोड़ी सी इसमें चेंज कर दिया, इस एक्सप्रेशन को हमने p के को लिख दिया। नाउ दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए, ठीक है, सेम ही थे पहले भी इनफैक्ट, तो यहाँ से हम कॉमन ले लिए और पावर्स 1/, यहाँ से हमने डिफाइनिंग, यहाँ पे हमने डिफाइनिंग लगा दी यहाँ पे। सो दिस इज डिफाइनिंग की समेशन xi pi p इज इक्वल टू दिस। ये डिफाइनिंग ओनली अंदर लगी है, इस एक्सप्रेशन पे लगी डिफाइनिंग, ये 1/q एज इट इज बाहर है, ठीक है। तो इस डिफाइनिंग में यहाँ पे p आया एक्स्ट्रा, 1/q बाहर था तो p/q। ओके, सो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन सेम है। तो इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, इधर लेके गए तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लब करके p - p/q, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 के बराबर, यही रिजल्ट है, ठीक। सो दिस इज मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल मेरे को लग नहीं रही है कुछ, अगर आपको दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा इस डिफाइनिंग को अंडरस्टैंड करिए कि ये डिफाइनिंग क्या है, ठीक है। बाकी मैं ये रिजल्ट बहुत बार यूज करना है कि नॉर्म ऑफ दिस p इज लेस देन नॉर्म ऑफ p q p। और p आपको बता दिया मैंने, p एक तरह से क्यों हुआ, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना स्क्वायर रूट लेना है या लाइक दैट, तो ये एक तरह से अंडर रूट है, एक तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो एक तरह से क्या हो गया, जो भी चीज है उसका पीएथ रूट है, यहाँ पे पी लगाया तो पीएथ रूट हो गया, जो भी अंदर समीशन इस तरह से हो गया, है ना। 1/p है तो पीएथ रूट ही हुआ एक तरह से। अगर यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, सेकंड रूट हो जाएगा, 3 होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस p का ये सिग्निफिकेंस है। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये होल्डर इनक्वालिटी फॉर सीक्वेंस, जैसे ऊपर हमने इसके लिए होल्ड किया टुपल्स के लिए, तो ये एक सीक्वेंस के लिए, तो सीक्वेंस और टुपल्स में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिया हुआ कि लेट, और ये हमारे दो सीक्वेंस होगी, एक्स इज इक्वल टू सीक्वेंस बाई टू द सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स, ठीक। अब स्केल इसमें फर्क क्या आएगा कि सीक्वेंस रुकती नहीं, तो इनफिनाइटली जाएगी, टुपल्स तो आपका एन टुपल्स था, क्योंकि इसका मतलब एक्स जो आएगा आपके पास वो x1 x2 x3 ये तो चलता जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और इस ढंग से लिए कि इस सीक्वेंस की जो ये वाला एक्सप्रेशन है समेशन x n रेज़ टू p इज लेस देन इंफिनिटी, और ये भी आपका लेस देन इंफिनिटी, मतलब इस सीरीज का जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। कौन सी सीरीज, समेशन x n रेज़ टू p या समेशन y n रेज़ टू p कन्वर्जेंट, कि सम जो है वो फाइनाइट आ रहा है तो इट मतलब कन्वर्जेंट होनी चाहिए, लेस देन इंफिनिटी का ये मतलब, और नॉर्म की डिफाइनिंग सेम, ठीक। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को लेके चले, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे एक तो मेरे ख्याल में पहले तो ये आएगा नॉर्म एक्स आई एक्स वाई एन, ठीक है। फिर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, फिर हम लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स एन लाइक दिस, फिर हमने क्या किया, पी से पी कर दिया और पावर भी बना,
क्यू किया फिर पावर, तो ये सीधा हमारे पास डिफाइनिंग है, तो ये नॉर्म ऑफ पी हो गया और ये नॉर्म ऑफ वाई हो गया। ठीक, क्यू और पी और क्यू हमारे पास तो ये इसका हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले देखो ये चीज हमने ले ली कि पी वन से ग्रेटर है, मतलब वन के बराबर से ज्यादा है, और ये एम बी द पॉजिटिव होल्डर इक्वल। ये टुपल्स के लिए हमने प्रूव किया वो यूज कर दिया। एन इज वेरी फ्रॉम 1 to n या आई वेरीज फ्रॉम 1 to n लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर देंगे। बाकी एज रीज आपका होल्डर इक्वल दिस क्वांटिटी। सो ये भी लेस देन इनफिनिटी है, ये भी लेस देन इनफिनिटी है, गिवन से 1/p लग जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, उससे तो इम्पैक्ट वो कम ही होगा। ठीक है ना, ये चीज अगर लेस देन इन्फिनिटी है, ये भी लेस देन इन्फिनिटी, तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या लगा, 1/p लगा ना, ये 1/q ही लगा। ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये लेस देन इन्फिनिटी हो गया, तो ओवरऑल दिस इज, इसका मतलब ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। सीरीज ही बनेगी, जब समेशन लग गया तो सीरीज है। So the partial sum of this are bounded. ये partial sum है वो bounded है, and जब सीरीज कन्वर्ज कर रही थी bounded तो obvious हो गई, and sum is less than infinity and sum finite है। तो अब फर्क इसमें और उसमें क्या फर्क है, जो होल्डर इनक्वालिटी है वो nth ट्रिपल के लिए था, या यहाँ पे हम mth ट्रिपल के लिए यूज करते हैं। तो अगर m को हम इनफाइनाइट कर दे तो वो क्या बन जाएगी, वो सीरीज बन जाएगी। तो वी टेकिंग m is tend to infinity, तो उससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 1 to infinity आ जाएगा, बाकी एज इट इज। ठीक है, ये रिजल्ट आपका इन्फिनिटी के लिए, और ये डिफाइनिंग लगाई है हमने, क्योंकि टुपल्स में या डिफाइनिंग देखे तो डिफाइनिंग जो है हमारी आपको इन्फिनिटी के लिए है। यहाँ पे जो ऊपर था होल्डर इनक्वालिटी, वहां पे टुपल्स के लिए था, तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो डिफाइनिंग थी वो 1 to n। ठीक है, सो बाय दिस, तो ये जो आपका होल्डर इक्वालिटी हो गई और सीरीज के लिए, तो सिंपल हमने पहले यूज ही करा इसको, होल्डर इक्वालिटी को एंड टुपल्स के लिए, और बाद में हमने ये शो कर दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है सीरीज वाला ये फाइनाइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने किसके लिए यूज करा, ये जो किया हमने एन एम के लिए करा, ये nth पार्शियल सम हुआ ना एक तरह से, वो आपका बाउंडेड हो गया। अगर वो बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब एन सीरीज का जो nth पार्शियल सम जिस तरह बिहेव करेगा उस तरह से वो पूरी सीरीज बिहेव करेगी। तो अगर nth पार्शियल सम जो है का जो सम है वो इन्फिनिटी से कम आ रहा है, मतलब फाइनाइट है, तो डेफिनेटली ये सीरीज का सम भी, अब इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, वो भी लेस देन इन्फिनिटी है। ठीक है, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो फिर हम इसका कन्वर्जेंट है तो एम को इन्फिनिटी को करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं, बिकॉज ये आपका फाइनाइट नंबर आने वाला है। ठीक, तो इस एम की जगह हमने फाइनाइट यूज कर दी, और इसकी जगह हमने नॉर्म की डिफरेंस यूज कर दी। तो उसी तरह से अब मिन कॉस की हमने ऊपर ट्रिपल के लिए करी थी, तो यहाँ पे सीक्वेंस के लिए तो बाकी सेम रहेगा, जस्ट फर्क यही पड़ेगा कि जहाँ पे एन था वहां पे इन्फिनिटी यूज हो जाएगा, बाकी एज डी सेम। अब ये देखो यहाँ पे हम मिन कॉस की ट्रिपल्स के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे एन यूज करा, बाकी ये पूरे एक्सप्रेशन सेम, यहाँ तक तो ये सेम आ गया। ठीक है, अब हमने एन को इन्फिनिटी को टेंड करवा दिया,
इसके आपको इन्फिनिटी टिल्ट कराने से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जो है डिफाइनिंग से ये आ जाएगा, उससे ये एक्सप्रेशन क्लब कर देंगे। आप स्नैपशॉट ले लो इसका और इसको आप करके देखिए, डाउट आता है